काज़मी साहब, ये आप इंग्लैंड भी रहे हैं, एक तो हमें बताइए कि वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उन्होंने आपको नहीं पता मैं ठीक है। और ये हमारी कौम का अलमी है कि जो उन्होंने इसराइल को लताड़ा, जो उन्होंने इंडिया को लताड़ा, जो अपनी बात सुना के वॉक आउट की, वो बहसियत कौम हम सुनना नहीं चाहते। अच्छा, मैंने कल एक सेकंड मेरा ले लीजिए पॉइंट ले लीजिए, तकरीर में से, एक घंटे की तकरीर में से अगर आप 5 सेकंड का क्लिप निकाल नहीं, 5 नहीं, काफी लंबा करेंगे, चले 10 सेकंड कर लें, पर ये आलमी सतह पे हमें और आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। आपको ये समझने के लिए पूरी तकरीर सुननी पड़ेगी जी। उस प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्यों कह रहे हैं? मैं ज़ैली क्वेश्चन ले लें, उस तकरीर में शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा नेतन्याहू का नाम नहीं लिया और एक दफा मोदी का नाम नहीं लिया। देखिए, इजराइल और इंडिया मतलब कि वो जो दोनों शख्सियात हैं वो इस वक्त दुनिया में काबिल नफरत अलामत हैं, इसमें कोई शक उनका नहीं, नाम नहीं लिया। दोनों प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे किया है। हाँ, इसराइल को उन्होंने कहा, इंडिया को कहा, ये बाकायदा मुतालबा किया है कि फलस्तीन की एक आजाद रियासत, उसका दारुल हुकूमत बैतुल मुकद्दस होना चाहिए। इंडिया ने गासबाना कस्बा कश्मीर में मुजालिम इंडिया को, लेकिन मोदी का नाम नहीं लिया ना। देखिए, मोदी जो कर रहा है, देखिए मोदी कर रहा है ना, हम मानते ना हिंदुत्व को, अगर भारत में जो कुछ सर मोदी अकेला कर रहा है, उसमें भारतीय फौज है जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है। बहसियत मुल्क हमने भारत को क्रिटिसाइज करना है क्योंकि वो झूठा जमहूरियत का चैंपियन तो बना हुआ है। देखिए ना, काज़मी साहब आपको तो पता, आप कवर करते हैं, ये वही मोदी है जिसको बर्तानिया ने वीजा नहीं दिया था, बुचर ऑफ गुजरात है, मुसलमानों का। इसमें कोई शक नहीं है, इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नेतन्याहू को हमें टारगेट नहीं करना चाहिए कि भाई ये वो लोग हैं जो हमारे भाइयों का कत्लेआम कर रहे हैं। इनफरादी शख्सियत को अटैक करने से ज्यादा बेहतर है कि आप ममालिक को चैलेंज करें। वो प्राइम मिनिस्टर ने किया और बतरीके एहसन किया, उसको दुनिया ने माना, दुनिया सुन रही है जो वो बोले और बड़ी तादाद में इनको सुना जा रहा है। और एक छोटी सी चीज, सलमान शहबाज वहां पे क्या कर रहे थे? अब देखिए ना, पता है इनको कि फिर क्रिटिसिज्म होगा, किस हैसियत में सलमान शहबाज को इन्होंने क़ौम मुत्तहिदा में जाके बैठा दिया? सर बड़ा गलत काम है। अगर मुझे ये पता नहीं है इस हवाले से कि सलमान शहबाज, हमारा तमाम तर तवज्जो जो है वो पंजाब गवर्नमेंट पे है, जो हमारी वज़ीर आला के जो एक के बाद एक मंसूबे आते हैं तो उसी में मसरूफियत होती है हमारी। दूसरा, मैं याद करूंगा कि पूरे जहाज़ जाते रहे यार, एक जहाज में मानिका की पूरी फैमिली जाती थी, किस हैसियत से प्राइम मिनिस्टर के साथ उमरे और आज होते थे। तो ये चीजें होती रहती हैं यार, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, नॉन इशू है। वो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हुए नजर नहीं आए प्राइम मिनिस्टर के साथ? बैठे हुए थे वो, जब तकरीर हो रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे थे, खालिद मकबूल सदीकी साहब बैठे थे और साथ सलमान शहबाज साहब बैठे थे, तारिक फातमी साहब बैठे थे। अब मसला ये है कि वो 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे अपने साहिबजादे को लेके जाना, और पता है कि फिर क्रिटिसिज्म, जैसे मैंने आपको हवाला दिया है, एक पूरे ससुराल के खानदान को खान साहब लेके जाते हैं, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। तो ये नॉन इश्यूज हैं यार, इन पे क्या हमेशा दफा 144 लगा दी जाती है। अभी खबर आ रही है कि मियाँ वाली से भी इस किस्म की खबर आ रही है, साउथ पंजाब से भी इस किस्म की खबर आ रही है, जहाँ पे जलसे जुलूस की बात होती है। क्यों हुकूमत पंजाब जरूरी समझती है कि दफा 144 लगा दी जाए? अतर मेरे भाई नईम हमेशा एक बात करते होते हैं कि हम बड़े पुरअमन हैं और हमारा एहतजाज बड़ा पुरअमन है। कुछ सिविल कपड़ों में लोग आए थे, उन्होंने पत्थर उठा के मारे पुलिस वालों को, और उन्होंने ही शायद उनकी पतलूनें उतार के लहराई। तो ये एहतजाज नहीं है। मैं उनको बताता हूँ वो सिविल कपड़ों में मलबूस कौन अफराद होते हैं। ये वो अफराद हैं जिनको आबाद किया गया था वहाँ ला के, जिनको पाक फौज ने भगाया था उस सूबे से अमन कायम करने के लिए, और उनको बाकायदा अपने पिछले दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ ले के आई और उनको आबाद किया। आज वो लोग इन धरनों में, इन जलसों में, इस इंतशारी टोले के साथ बिल्कुल चल रहे हैं साथ, और रास्ते इनके क्लियर करके इनको देते हैं। इसमें तो कोई दूसरी इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं हुकूमत के पास? देखिए, बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने ये बताया जी, बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने, मैं कोट नहीं करूँगा फिलहाल मामलात, लेकिन बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं। और ये नज़र भी आता है जब आप शेलिंग कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। मैं तो नहीं कर सकता, नईम साहब तो ट्रेंड याफ्ता नहीं है इस हवाले से, आप नहीं कर सकते। इनके ऊपर जो FIR है उसमें जो चीजें लिखी है पुलिस ने, मुझे तो इनसे भी डर लगता है। अब ये है कि वो मुझे नहीं पता कि शेलिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपको तरबियत याफ्ता लोग चाहिए। मैं उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये हमेशा कहते हैं ना कि यार वो सिविल कपड़ों में लोग आए, इनका इशारा तो किसी और तरफ होता है। असल में वो लोग कौन है मैंने आपको बता दिया। अब मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर जब एहतजाज होता है, आपने भी बरतानिया में बड़ा टाइम गुजारा, मैंने भी गुजारा, जब हम एहतजाज की इजाज़त लेते हैं तो हमें शराइत दी जाती हैं, SOPs होते हैं, उन पे अमल दरामद करके आप अगर वो वायलेट करेंगे, आप अगली दफ़ा इजाज़त लेके दिखाएं मुझे। बरतानिया के जमहूरी माशरे के अंदर एक दफ़ा आप अगर वायलेशन करते हैं उनके SOPs की, दोबारा आपको इजाज़त नहीं मिलती। तो यहाँ पे तो वज़ीर आला KP के क्लैशनकोव का बट मार के शीशे तोड़ते हुए नजर आते हैं गाड़ियों में, और वो बरमला इजहार कर रहे हैं कि भाई अगर एक गोली चली तो हम रियासत पे 10 गोलियां चलाएंगे।
تو یہ تو کھلی بغاوت ہے اور قوم کے بچوں کو اس پہ اکسایا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم کنٹینر نہیں لگائیں گے, اگر ہم رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے, سرکاری املاک کی, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کریں گے, تو حکومت کے پاس اور دوسرا آپشن ہے کیا؟ مسئلہ یہ نا کہ یا تو ہم کسی جتھے کی بات کر رہے ہو نا, ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیا ہوا ہے, اور نون لیگ نے جتنے بھی جلسے کیے اس زمانے میں کبھی اس کی کوریج ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی, وہ بھی اس دور سے گزرے ہیں. انہوں نے کتنی شرائط پوری کی. یہ تو پاکستان کی ایک سیاست ہے نا, سب کو پتا ہے کہ جو پارٹی زیر اعتاب ہوتی ہے اس کو نہیں کرنے دیا جاتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی ایک بڑی جماعت ہے, بڑی حکومت ہے, اگر یہ ایک جلسہ کر لیں گے تو آپ کو کیا خطرہ ہے اس سے؟ اطہر دیکھیں, ثانیہ 9 مئی ان کے کندھوں پہ ہے نا, کسی اور جماعت کے کندھوں پہ نہیں ہے. نون لیگ, پیپلز پارٹی یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی مثال آپ کو نظر نہیں آتی. اب ثانیہ 9 مئی کے اندر کیا ہوا, جو لوگ انوالو تھے ان کی فوٹیجز ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, ہر چیز موجود ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر خوف تو ہمیں یہ والا خوف ہے, امن و امان کا خوف ہے کہ یہ گڑبڑ کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کی انٹینشنز, ان کے بیانات, ان کی تقریریں وہ صاف بتا رہی ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ابھی یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر کال کیوں دی خان صاحب نے؟ آپ 2014 کا دھرنا یاد کریں نا, چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, خان صاحب نے اسی وقت اپنی تقریروں میں اور اپنے جو عمل تھا اس میں شدت اختیار کی. اب شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 15-16 اکتوبر کو, 9 ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے ہیں, SCO 9 ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں, سی پیک فیز 2 آ رہا ہے, اور پھر ان کو انتشار یاد آ گیا. میں آپ کو یہاں کوٹ کروں گا, ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے آج اپنا ایک ویلاگ کیا, میں رستے میں سن رہا تھا, اچانک کسی نے بھیجا, ویسے میں مینشن کروں گا اس کو, ضرور مینشن. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک رائے دی کہ یار وہ جیل میں خان صاحب کے پاس PTV ہے نا, تو یار اس پہ فیک نیوز چلانا شروع کر دو کہ ملک کی اکانومی ختم, تباہ, بلڈنگوں کو آگ لگ گئی, IMF نے ہمیں جو قسط دینی تھی نہیں دی, ملک جو ہے بڑا ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. تو خان صاحب یہ احتجاجوں کی کال واپس لیں گے, ان کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑے گی.